Good morning, students. Yesterday we have discussed international business versus domestic business. So we have learned, we have saw that there is a big difference between international business and domestic business. Next, we have the next topic is benefits of international business. Benefits means merits or advantages. If in exam it will came that the write down the need or the merits of international business, you can read you can write these points. So the merits, advantages, need or benefits of international business are these. There are two main there are two main benefits of international business. First, benefits to nations. एक इंटरनेशनल बिजनेस करने से एक नेशन कंट्री को क्या बेनिफिट्स होते हैं. नेक्स्ट इज बेनिफिट्स टू फर्म्स. एक बिजनेस फर्म्स को या बिजनेसमैन को क्या बेनिफिट्स होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेनिफिट्स टू नेशंस. फर्स्ट इज अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. Earning of foreign exchange means कि when we do international business, we can earn foreign exchange, means the currency of other countries. In case of when we do export of our country's product like tea, spices or any other product from our country to another country, then we will earn the currency, the uh, foreign exchange of other country. Here it is written that international business helps a country to earn foreign exchange which can be used to import capital goods, technology, petroleum products, fertilizers, etc. So it means कि when we do export, when we sold our country's product to the another country, then we earn foreign exchange, means the currency of other country. And these foreign currency can be used for further use, for import. When we import the product of another country, then we can use these foreign currencies, foreign exchange. ठीक है. तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू हमें फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसीज को अर्न करने का बेनिफिट मिलता है एक्सपोर्ट के थ्रू. ठीक है. जब हम अपने सामानों को, अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे दूसरी कंट्री को, तो हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्न होंगे और फिर उसी फ़ॉरेन एक्सचेंज को हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं किसमें, इंपोर्ट करने में. जब हम इंपोर्ट करेंगे बाहर कंट्री से सामानों को, प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, तो हमें भी तो पे करना होगा. तो हम किस में पे करेंगे, फ़ॉरेन करेंसी में. तो हम तब ये फ़ॉरेन एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट इज more efficient use of resources. अच्छा, one thing which is very important in first point, here it is written earning of foreign exchange. एक बात और बता दें कि जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसीज कलेक्ट होती हैं उस कंट्री को सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री माना जाता है. कहने का मतलब वो कंट्री जहाँ पर सारी कंट्रीज़ के फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व ज़्यादा होते हैं जिस कंट्री के, उसको डेवलप्ड कंट्री माना जाता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री. ओके. नेक्स्ट इज मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. जब हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे होते हैं तो फॉर एग्जांपल इफ वी आर डूइंग डोमेस्टिक बिजनेस और डोमेस्टिक ट्रेड, then we have the limited resources and we have the limited markets. हमारे पास सिर्फ अपने कंट्री की मार्केट्स होंगी जिसमें हम रिसोर्सेज का हो सकता है एफिशिएंटली या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ना करें. लेकिन उसी की जगह जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, वी नो दैट वी हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज, सो वी शुड यूज दीज रिसोर्सेज एट अ ऑप्टिमम रेट में. हमको उस रिसोर्सेज को जो हमारे पास लिमिटेड है उनका ऑप्टिमम यूज़ करना है या एफिशिएंट यूज़ करना है. तो इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू ये पॉसिबल हो पाता है. इट इज़ रिटन दैट एवरी कंट्री हैज़ सम और द अदर नेचुरल रिसोर्सेज
For example, a country may possess mineral resources, labor resources, technological capabilities, water resources, etc. तो कह रहे हैं कि हर कंट्री के में कहीं ना कहीं हर कंट्री के पास अपने अपने रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। हो सकता है किसी कंट्री ज़्यादा एफिशिएंट है मिनरल्स को प्रोड्यूस करने में, तो कोई कंट्री ज़्यादा एफिशिएंट है लेबर या फिर टेक्नोलॉजीज़ को करने में। जैसे अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज कहें तो यूएस जो है हमारा टॉप मोस्ट पे टेक्नोलॉजी में। उसी जगह अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज मिनरल्स या इसकी बात करें तो हमारा इंडिया कहीं ना कहीं ज़्यादा इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। और ये पेट्रोलियम है या ऑयल वगैरह है तो ये हमारे इराक है, ईरान, इस टाइप की कंट्री में। तो कहने का मतलब हर कंट्री के अपने कुछ किसी कहीं कंट्री में कुछ नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, किसी कंट्री में कुछ नेचुरल रिसोर्सेज आसानी से एफिशिएंटली हमें मिल जाएंगे। तो हर कंट्री में अपने अपने नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और हर कंट्री ये कोशिश करती है कि जो भी उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका वो बेस्ट और एफिशिएंट यूज़ करके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें। जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनका यूज़ करें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल जापान में प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मोर एफिशिएंटली देन इंडिया। जापान में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडिया के कंपैरिजन वो अच्छे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं। बट एंड इंडिया में प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल गुड्स मोर एफिशिएंटली देन जापान। तो कहने का मतलब जिस कंट्री में जो भी चीज़ एफिशिएंटली, जो नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है उसका हम एफिशिएंटली और बेस्ट यूज़ करके नेचुरल रिसोर्सेज का तब हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे अभी हमने देखा एग्जांपल में कि जापान में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडिया के कंपैरिजन ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन इंडिया में एग्रीकल्चर हमारा बेस है, तो हमारा इंडिया में एग्रीकल्चरल गुड्स या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एफिशिएंटली यूज़ होते हैं और फिर एक्सपोर्ट होते हैं किसको, जापान में। ठीक है, तो यहाँ लास्ट लाइन में क्या कह रहा है, इंडिया कैन बाय इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फ्रॉम जापान। इस केस में क्या होगा, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक गुड्स किससे ख़रीदेगी, जापान से, और जापान इंडिया से क्या करेगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर गुड्स को ख़रीदेगा। सो विद एक्सटर्नल ट्रेड रिसोर्सेज कैन बी यूज एफिशिएंटली एंड ऑल द कंट्रीज कैन गेट बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। इस तरह से क्या होगा कि हर कंट्री, जिस कंट्री में जो भी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट होता है या नेचुरल रिसोर्सेज होता है, आपस में एक दूसरे को शेयर भी हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक ही कंट्री में सारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज अनलिमिटेड नंबर्स में मिल जाए। तो हर कंट्री के पास अपने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसका वो बेस्ट यूटिलाइज करके अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हैं। फिर वो ही प्रोडक्ट अपने कंट्री से एक्सपोर्ट करती हैं और वो प्रोडक्ट जो उनके यहाँ नहीं बनता है, वो रिसोर्सेज जो उनकी कंट्री में नहीं मिलते हैं, उसको वो इम्पोर्ट करती हैं दूसरी कंट्री से। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। थर्ड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस की हेल्प से हम अपनी कंट्री की ग्रोथ, मींस नेशनल ग्रोथ, नेशनल इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ होती है। कैसे? इफ़ व्हेन वी डू only domestic business or domestic trade, then we have the limited area of selling. हमारे पास मार्केट एरिया जो रहेगा वो सिर्फ हमारी कंट्री का ही लिमिटेड एरिया रहेगा जिसमें हम अपने गुड्स या प्रोडक्ट्स को सोल्ड करेंगे। वहाँ पर जो हमारी कंट्री, जहाँ जहाँ भी हम अपने गुड्स या प्रोडक्ट्स को सोल्ड करेंगे, डिमांड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती रहेगी। तो कहने का मतलब हमारे पास मार्केट एरिया या सेलिंग एरिया हमारा लिमिटेड है, प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है और ना ही उतनी सेलिंग हो रही है। जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे और अपनी कंट्री के प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में सोल्ड करेंगे तो वहाँ हमारे पास मार्केट एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। हमारी कंट्री का तो है ही एरिया, प्लस दूसरी कंट्री जहाँ जहाँ भी हम अपने प्रोडक्ट को सोल्ड कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ का भी हमें मार्केट एरिया मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, सेलिंग हमारी इंक्रीज़ होगी। अगर हमारे प्रोडक्ट्स अदर कंट्रीज़ में चल गए और वहाँ की डिमांड, मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट बन गया, प्रोड्यूस हो गया, तो क्या होगा, बाहर की कंट्री से हमको ऑर्डर मिलेंगे। कहने का मतलब हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी।
जब डिमांड इंक्रीज़ होगी तो सेलिंग हमें उतना करना पड़ेगा। मान लीजिए अभी स्टार्टिंग में हमने 100 यूनिट्स यूएस को अपने प्रोडक्ट के बेचे, वहाँ हमने जैसे ही बेचे तो पता चला कि कस्टमर्स सेटिस्फाइड हैं और उन्होंने और डिमांड किया। अब हम क्या करेंगे, 100 यूनिट्स की जगह 200 या 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो सेलिंग इंक्रीज़ हुई, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, तो हमें क्या होगा, हमें जहाँ 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में हमें 50 लेबर्स या 20 लेबर्स की ज़रूरत पड़ती थी, अब हम एक दिन में 200 या 300 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो ज़ाहिर है ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारी क्रिएट होती है। हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारी कंट्री की या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज़ होगा, साथ ही साथ जीडीपी भी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी हमारा इंक्रीज़ होगा। जीडीपी उस कंट्री का ज़्यादा होता है जो कंट्री अपने कंट्री के प्रोडक्ट को ज़्यादा दूसरी कंट्री में सोल्ड करती है। जैसे जीडीपी अगर इंडिया की हम बात करें तो जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, जितने भी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी कंट्री दूसरी कंट्री को सोल्ड करती है, तो जितना ज़्यादा वो सोल्ड करेगी जीडीपी रेट उतना ही इंक्रीज़ होगा। और जीडीपी ही डिपेंड करता है कि नेशनल इनकम कितनी है। जितना हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, जितना ही ज़्यादा हमें सेलिंग हमारी इंक्रीज़ होगी, उतना ही हमारी इनकम भी होगी। और अगर सेलिंग इंक्रीज़ होगी तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी क्रिएट होंगी, वो भी इंक्रीज़ होंगी। तो इससे हमारे कंट्री का कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी, नेशनल ग्रोथ। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये पॉइंट है जो हमने थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया, कहीं ना कहीं वही चीज़ फोर्थ में भी हो रही है। फोर्थ में ये कह रहा है कि हर एक बिजनेस फर्म अगर इंटरनेशनल बिजनेस करता है तो उनकी पर्सनल ग्रोथ तो होगी ही, साथ ही साथ कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका पर्सनल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चीज़ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप भी समझ रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम सेलिंग करेंगे, जितना ज़्यादा हम इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे, कंट्री के साथ साथ उस पर्टिकुलर फर्म को भी बेनिफिट होगा। हमारी कंट्री जो डेवलपिंग से हमारे कंट्री की जो डेवलपिंग वाली सिचुएशन चल रही है वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड में आ जाएगी। हर एक पर्सन की, जैसे हम रूरल एरिया की बात कर रहे थे प्रीवियस चैप्टर में, हमने डिस्कस किया था 6th चैप्टर में, कि जब एक पर्टिकुलर एरिया के हर अलग अलग लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है तो वो पूरा एरिया कैसा कहलाएगा, डेवलप्ड एरिया। सेम विद दिस कि हर एक पर्टिकुलर लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा, सब इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स या हमारे कंट्री के प्रोडक्ट बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट होंगे, तो हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा और उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होगा, क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, तो नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होगी। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा डिस्कस करने का नहीं है। तो ये थे हमारे बेनिफिट्स टू नेशन, कि एक कंट्री या एक नेशन को इंटरनेशनल बिजनेस करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स टू फर्म्स। एक बिजनेसमैन को क्या बेनिफिट मिलते हैं फॉर डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस। फर्स्ट इज प्रॉस्पेक्ट्स फॉर हायर प्रॉफिट। फर्स्ट पॉइंट जिसमें प्रॉस्पेक्ट्स फॉर हायर प्रॉफिट कह रहा है, तो ये पॉइंट ज़्यादा डिस्कस करने का इसलिए नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि बिज़नेस का मेन फीचर या मेन ऑब्जेक्ट क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का? टू अर्न प्रॉफिट्स। वाई वी डू बिजनेस? टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेसमैन, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। क्यों कर रहे हैं हम बिजनेस? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस इसलिए करते हैं कि अगर हम जो प्रोडक्ट डोमेस्टिक ट्रेड अगर हम करेंगे या डोमेस्टिक बिजनेस करेंगे तो इन केस डिमांड डिक्रीज़ हुई या हमारे प्रोडक्ट का के जैसे ही कोई सिमिलर प्रोडक्ट और आ गया है, कोई दूसरा सब्सिट्यूट उसका आ गया है और कस्टमर उस पर स्विच ओवर कर जाते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी? डिक्रीज़ हो जाएगी, सेलिंग डिक्रीज़ हो जाएगी, प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में सोल्ड करेंगे एट अ हायर प्राइसेस, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में यही कह रहे हैं कि हर बिजनेसमैन कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमें अर्न हो। इसके लिए हम क्या करेंगे? इंटरनेशनल बिजनेस। जब हम देखेंगे कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट, हमारी कंट्री के मार्केट में हमारे ही प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज़ हो गई है या रेट या प्राइस डिक्रीज़ हो गया है, तो हम अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री में एट हायर प्राइसेस सोल्ड करेंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि when the prices domestic market are low then firms can sell at higher price in international market in the countries where prices are high।
तब हम क्या करेंगे, उस कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को सोल्ड करेंगे जहाँ ऑलरेडी हमारे जैसे प्रोडक्ट का प्राइस हाई चल रहा है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट जो ऑलरेडी यूएस के मार्केट में एग्जिस्ट है, वहाँ 20 रुपीज़ का है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 20 रुपीज़ का है, और अगर हम अपने प्रोडक्ट को यहाँ से 18 रुपीज़ में सोल्ड करेंगे तो जाहिर है वहाँ के कस्टमर भी अट्रैक्ट होंगे। फिर धीरे 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 हम क्या करेंगे, उसका प्राइस हाई करेंगे। कब अपने प्राइस को इंक्रीज़ करेंगे, जब कस्टमर की डिमांड इंक्रीज़ होने लगेगी, जब कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से यूज़ टू हो जाएंगे, उनकी डिमांड फुलफ़िल होगी, उनकी प्रेफरेंस, उनके टेस्ट हमारे ही प्रोडक्ट का बन जाएगा, तब हम धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट का प्राइस राइज करेंगे। तो इस तरह से हम हायर इनकम अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। सेकेंड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि वो कंपनीज या वो फर्म्स जो इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं या इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, वो अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी, अदर वर्ड्स में हम कहें कि अपनी सेलिंग को, अपने जो प्रोडक्शन की यूनिट है, मतलब एक दिन में अगर वो 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इस कैपेसिटी को इंक्रीज़ करके वो 100 यूनिट्स कर सकते हैं। कब? जब उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। दूसरी वजह कैपेसिटी इंक्रीज़ करने की ये भी है कि अगर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर दें, मतलब एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो जो भी इनपुट्स या रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं, अगर उसको कम दाम में, मीन्स ऐसी जगह से रॉ मटेरियल को वो उठाएं जहाँ उसका रेट कम हो। देखा होगा आपने अक्सर कि लोग एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में या कोई भी चीज़ बनाने में, इसमें जो जो भी पार्ट्स या जो जो भी रॉ मटेरियल्स लगते हैं, तो उसमें क्या करेंगे कि वो ऐसी जगह से उठाते हैं जहाँ ऑलरेडी उसका प्राइस लो है। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ। प्रॉस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ मीन्स कि हाँ, हम बिजनेस करते हैं फॉर द मेन मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, बट उस प्रॉफिट को अर्न करने के पीछे हमारा क्या मकसद है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, कि हमारी पर्सनल ग्रोथ हो। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ से मतलब हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारी कंपनी, हमारी फर्म, हमारी कंट्री की ग्रोथ हो। तो कंट्री का तो अभी हम नहीं, फ़िलहाल पर्सनल ग्रोथ हम कह रहे हैं, तो हमारी कंपनी, हमारे फर्म का बाहर कंट्री में नाम हो, ग्रोथ हो। ग्रोथ कैसे होगी? जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे। तो हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी इंटरनेशनल बिजनेस ज़रूरी है। इंटरनेशनल बिजनेस से ही हमारे अदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ हमारी कंपनी, हमारे फर्म का नाम होगा। हम जब अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे या वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब हम रेगुलर एक ही कंट्री से बराबर करते रहेंगे तो वहाँ हमारी कंपनी और फर्म का भी नाम होगा। उससे हमारी क्या होगी? पर्सनल ग्रोथ होगी। प्रॉफिट हम इसीलिए अर्न करते हैं कि प्रॉफिट तो हो गई, लेकिन टाइम, एक कम टाइम में प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना और ग्रोथ लेना, ये सबसे ज़्यादा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो प्रॉफिट अर्न करने का ही मकसद क्या है? ग्रोथ, वो भी पर्सनल ग्रोथ ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीजिंग द गुडविल ऑफ कंपनी एंड फर्म्स। नेक्स्ट इज वे आउट फ्रॉम इंटेंस कॉम्पिटिशन इन द डोमेस्टिक मार्केट। फोर्थ पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि जब तक हम डोमेस्टिक ट्रेड करते हैं, मीन्स इंटरनल ट्रेड करते हैं, तो हमारे पास कॉम्पिटिटर्स कैसे होते हैं? हमारी कंट्री के कॉम्पिटिटर्स होंगे, मीन्स ऐसे कंपनीज होंगी जो हमारे जैसे रिलेटेड प्रोडक्ट बना रही होती हैं। जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो हमारे पास मार्केट एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। हमारे कॉम्पिटिटर्स अब क्या होंगे? अदर कंट्रीज़ के वो कंपनीज जो हमारे जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये जो कंपटीशन है डोमेस्टिक मार्केट या हमारे कंट्री के मार्केट का, जो ये कंपटीशन है, इसको कम करने के लिए हम इंटरनेशनल बिजनेस भी करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट जो हमारे कंट्री में नहीं चल रहा है तो क्या होगा? उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, तो हम अपनी ही कंट्री के जो मार्केट्स हैं उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बट जब हम उसी प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में सोल्ड करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं कंपटीशन कम हो जाए।
जब जैसे मान लीजिए एक रेस में 5 पर्सन्स हैं, ठीक है, विद इन अ स्कूल एक रेस हुई, 5 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने रेस किया। अब एक जो है सोच रहा है कि कंपटीशन को कम कैसे किया जाए। दूसरे का दिमाग उसने लगाया कि देखो दूसरा स्कूल में या वहाँ कहीं रेस हो रही है, तो चलो हम वहाँ, तो क्या हो गया, इससे कंपटीशन कम हो गया। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा कंपटीशन। तो कंपटीशन को कम करने के लिए भी और मार्केट एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए भी हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन। अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अपने बिजनेस के साइज़ को और लार्ज करने के लिए भी हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस से सिर्फ हमारी पर्सनल ग्रोथ ही नहीं बल्कि हमारे बिजनेस पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जब अदर कंट्रीज़ हमारी कंपनी हमारे फर्म के प्रोडक्ट्स को मतलब परचेज़ करेंगी, तो वो हमारी कंट्री और हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड होंगी। और हो सकता है कि हमारी कंट्री, जब हमारे प्रोडक्ट उनको पसंद आए तो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट भी करें। होता है ना कि जब हम प्रोडक्ट्स अदर कंट्री को सोल्ड करते हैं तो एक अच्छे रिलेशन अदर कंट्री से बन जाते हैं, फिर वो भी अपना प्रोडक्ट सोल्ड करेंगे यहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे हमारी कंपनी में। तो इस चीज़ को भी के लिए भी और प्लस हमारी कंपनी के एक्सपेंशन के लिए भी, ताकि हमारा बिजनेस का साइज़ और लार्ज हो सके। तो बहुत सारी ऐसी वजह और भी बहुत से मेरिट्स हैं। जैसे आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, उसमें आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं मींस बेनिफिट्स टू फर्म के लिए कि फर्म को क्या बेनिफिट होता है कि वो टेक्नोलॉजीज़ जो हमारी कंट्री में नहीं हैं, या वो टेक्निक्स या वो स्ट्रैटेजीज़ जो हमारी कंट्री में नहीं है, टेक्नोलॉजीज़ अभी हाई स्टैंडर्ड या टेक्निकल स्टैंडर्ड वाइज हमारी कंट्री में भी नहीं आई हैं, जो अदर कंट्री यूज़ करनी है, उसके बारे में भी हमें जानकारी इंटरनेशनल बिजनेस से मिलती है। जब हम रेगुलर दूसरी बाहर की कंट्री से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते रहेंगे तो हमें ये पता रहेगा कि अदर कंट्रीज़ कौन से ऐसे अपडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हैं जिससे उनके प्रोडक्ट ज़्यादा सोल्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बिजनेस फर्म को इंटरनेशनल बिजनेस करने से फ़ायदे होते हैं। लेकिन हर चीज़ के अपने मेरिट्स भी हैं तो डीमेरिट्स भी हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि कौन सी ऐसे डीमेरिट्स हैं या कौन से ऐसे डिसएडवांटेजेस या प्रॉब्लम्स हमने जिसमें डिस्कस किए थे, ये प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तो कभी आता है मेरिट्स का तो आप ये लिखेंगे बेनिफिट्स या नीड, और अगर डीमेरिट आता है तो इसमें आप ये लिखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।